हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर होगा ना। तो पिछले लेक्चर में क्या हम लोग क्वांटम संख्या के बारे में पढ़े थे, और क्वांटम संख्या में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े थे। तो उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ना। और उसके बाद क्या हम लोग ऑर्बिटल पढ़े थे, तो ऑर्बिटल के शेप पढ़े थे और उनके नामकरण देखे थे कि किस ऑर्बिटल का क्या नाम होता है, उनका वैल्यू क्या होता है ना। तो उनसे भी रिलेट करके हम आपको क्वांटम नंबर बताए थे कि अगर डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर दिए हुए हैं तो आप लोग ऑर्बिटल के नाम कैसे निकालेंगे, या फिर अगर आपको ऑर्बिटल के नाम दिए हुए हैं तो उनसे आप डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे ना। उसके बाद क्या, अगर किसी एक क्वांटम नंबर का मान दिया हुआ है और उसी के माध्यम से किसी अन्य क्वांटम नंबर का मान पूछ लिया है तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी हम आपको बताए थे ना। जैसे मान लीजिए किसी n के लिए l का कुल मान क्या होता है, n होता है 0 सहित। किसी n के लिए m का कुल मान क्या होता है, n स्क्वायर। किसी n के लिए s का कुल मान क्या होता है, 2n स्क्वायर ना। उसके बाद क्या, किसी विशेष उपकोष में इलेक्ट्रॉन और कक्षकों की संख्या भी निकालना हम आपको बताए थे ना। उसके बाद उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताए भी थे और आपको दिए भी थे करने को, तो आप लोग किए होंगे ना। तो आज हम लोग बात करेंगे रेडियल नोड, नोडल प्लेन या स्फेरिकल नोड ना, त्रिज्यीय नोड, नोडल तल या गोलाकार नोड, गोलीय नोड ना। फार्मूला क्या है इसका, n-l-1, ये निकालने का फार्मूला अभी बताते हैं ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर नोड या नोडल सरफेस, इसका फार्मूला क्या है, l। आसान है ना, ये बहुत आसान। टोटल नोड निकालने का फार्मूला क्या है, n-1। तो ये नोडल तल कहते किसे हैं ना। तो किसी परमाणु के ना कोश में वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, प्रायिकता शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं ना। जैसे मान ले एग्जाम्पल, ये क्या है, नाभिक। ये क्या है, नाभिक। समझिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बनता कैसे है। अभी जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बोर बरी बहुत इंपॉर्टेंट बोर बरी है, याद रखिएगा। उनका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था, ये सब याद रखिएगा, सब आने K-L-M-N ना। तो ये क्या 1s, ये क्या 2s, 2p, और ये क्या 3s, 3p, 3d, और ये क्या 4s, 4p, 4d और 4s। समझिएगा कि ये नोडल प्लेन है क्या ना। बताएं जो आकार होगा, अब पहले यस का देख लें, 1s, 2s, 3s, 4s। इसका आकार सबसे छोटा, इसका आकार इससे बड़ा, इसका आकार उससे बड़ा, और इसका आकार 4s का आकार सबसे बड़ा है कि नहीं। इसका मतलब क्या, कोषों की संख्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ना। हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़े। तो अब बताएं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। बताएं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8। अच्छा, इसको लिखिए ना, 2 यहाँ पे कितना होगा 8, और यहाँ पे कितना होगा 18, और यहाँ पे कितना होगा 32 ना। तो वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। अब बताएं 1s और 2s के बीच में ये खाली स्थान है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या, नहीं ना। या फिर 2s और 3s के बीच में जो खाली स्थान है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे क्या, नहीं ना। तो इन्हीं रिक्त स्थानों को क्या कहते हैं, नोडल प्लेन, नोडल तल ना। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल नोडल प्लेन के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान ले 4s ले लिए, 3D ले लिए
2s ले लिए, 2p ले लिए, 2s ले लिए, 4f ले लिए ना, 6s ले लिए, एटसेट्रा ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे अब इसका हमें क्या निकालना है, नोडल प्लेन निकालना है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं n माइनस एल माइनस 1। तो n का मान कितना होगा 4। अब यस है तो l का मान कितना होगा 0 और माइनस 1। तो बताएं नोडल तल कितने होंगे 3। 4 में से 0 जाएगा 4 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 ना। अब इसकी आप गणना करना चाहें तो गणना भी कर सकते हैं। बताएं 4s कहाँ है, यहाँ पे ना। अब इसके पहले नोडल प्लेन कौन कौन होंगे, एक ये, 2 और 3। आंसर बहुत आसान ना। अब देखिए यहाँ पे 3D है, इसमें अगर हमें नोडल प्लेन निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, n का मान कितना 3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा l का मान 2 माइनस 1। किसी d के लिए l का मान 2 होता है। तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 ना। तो 3D में जो नोडल तल होंगे वो क्या होंगे 0। बताएं 3D से पहले एक को और डी है, का एक और डी है नहीं ना। अगर यही मान लें एग्जाम्पल, मान लें 4D होता, 4D तो यहाँ पे क्या होता 4 माइनस 2 माइनस 1। 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1। बताएं 4D ना और 3D के मध्य में नोडल तल है। कैट नोडल तल होगा एक। बहुत आसान ना। यहाँ पे 4s में कितना 1 2 और 3, 3D में कितना 0 क्योंकि 3D से पहले और एक कोडी हो गई नहीं करता। 2p में देखिए n का मान कितना होगा 2, l का मान p के लिए 1 और माइनस 1। तो इक्वल टू कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। बताएं 2p और यहाँ पे s, इनके मध्य कोई नोड है ही नहीं p का। यहाँ पे क्या 2s है तो यहाँ पे 2 माइनस 0 माइनस 1। आंसर कितना आएगा 1। देखें 2s है और 1s है, इनके मध्य नोड है ना। उसके बाद 4f है तो 4f है तो n का मान कितना होगा 4 और किसी f के लिए l का मान कितना 3 माइनस 1 बराबर 0। इससे पहले एक और f है ये नहीं। 6s के लिए अगर 6s है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग कुल नोड का फार्मूला भी लिखे हुए देखें n माइनस 1, n माइनस 1। अब बताएं यहाँ पे कुल नोड की संख्या कितना होगा। 6s है ना तो n का मान कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5। कुल नोड की संख्या कितना 5। कुल नोड की संख्या कितना 5 ना, याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या एंगुलर नोड या नोडल सरफेस। एंगुलर नोड या नोडल सरफेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत आसान है। जैसे 2s है, 2p है, 3D है, 4f है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 2s है तो l का मान कितना होगा 0, इसके लिए l का मान 1, इसके लिए l का मान 2, इसके लिए l का मान 3। तो यही क्या कहलाएंगे एंगुलर नोड या नोडल तल, नोडल सरफेस ना। तो रेडियल नोड या नोडल प्लेन या स्फेरिकल नोड, और दूसरा क्या एंगुलर नोड या नोडल सरफेस, और तीसरा क्या कुल नोड, कुल नोड की संख्या, टोटल नोड ना। अब जैसे मान लो 3s है और 3s के लिए टोटल नोड पूछा, टोटल नोड कुल नोड की संख्या। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं n माइनस 1, तो n का मान कितना 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा आंसर 2। अब इसको सिद्ध करना है कि 2 कैसे। तो देखें 3s है ना, तो 3s वहाँ पे नहीं है, आप बताते हैं हम आपको। 3s है तो जो रेडियल नोड होगा वो कितना होगा 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 2 ना। और जो एंगुलर नोड होगा ये क्या आया रेडियल नोड, और जो इसका एंगुलर नोड होगा एंगुलर नोड l, s के लिए l का मान कितना 0, तो ये क्या आया एंगुलर नोड। अब बताएं ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा कुल नोड ना। अब ऐसे 3p के लिए बताएं, पहले फार्मूले पर रख दें कुल नोड
टोटल नोड निकालें तो टोटल नोड कुल 3p के लिए क्या होगा 3 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 ना। तो अब कुल नोड निकालना है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब इसमें बता ये चेक करना है कुल नोड में कि रेडियल नोड कैट होंगे और एंगुलर नोड कैट होंगे। तो यहाँ पे बताएं रेडियल नोड का अगर हम लोग फार्मूला निकालने जाएंगे तो रेडियल नोड इक्वल टू क्या होता है 3 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा 1। अब बताएं अगर एंगुलर नोड की हम लोग बात करेंगे तो आंसर कितना 1। अरे P है, P के लिए L का मान कितना होता है 1, तो ये 1 और 1 कितना आ जाएगी 2 ना। जैसे मान लें एक और एग्जांपल देख लें, और एग्जांपल जैसे मान लें 4D है, तो इसके लिए टोटल नोड कितना होगा 4 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 3। कुल नोड टोटल नोड कितने 3। तो अब इनके लिए हमें चेक करना है कि अगर टोटल नोड 3 है तो इसमें क्या बोलते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड कैट होंगे। तो रेडियल नोड क्या रेडियल नोड इक्वल टू क्या बोलते हैं 4 माइनस 2 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 ना रेडियल नोड। और एंगुलर नोड कितना आएगा D है, तो D के लिए एंगुलर नोड कितना 2, तो 2 1 3। आसान ना, आसान है नहीं है, बहुत आसान ना, तो याद रखिएगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं अबाउ हुंड और पाउली का अपवर्जन नियम, और उसके बाद हम लोग डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं, और उसके बाद हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो देखें अफबाउ का नियम, अफबाउ प्रिंसिपल ना क्या है। तो जब हम लोग पीआई टेबल स्टार्ट किए थे वहाँ पे जो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा रहे थे, तो वहाँ ही हम आपको बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किसके अनुसार होता है अफबाउ के अनुसार। तो इनकी जो परिभाषा थी वो क्या थी कि इन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर में पूर्ण रूप से भरते हैं, उसके पश्चात उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। डिटेल जानकारी हम पीआई टेबल में दिए हुए हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना। तो जिनको नहीं आता वो खोल के देख सकते हैं। बाकी अब तो गधा जो है वो खेत तो निकल चुका है ना, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होने वाला है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सब में यही यूज होना है। तो जिनको नहीं मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब भी समय, तो ट्रिक व्रिक को साइड कर दे ना, प्रैक्टिस हार्ड करें। तो वही हम आपको डिटेल में जानकारी दिए हुए हैं, तो फिर से देने की आवश्यकता भी ना है। तो इन्होंने क्या बताया था, सिर्फ थ्योरी जान लें कि सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर वालों को पूर्ण रूप से भरते हैं, उसके पश्चात उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं ना। जैसे मान लें इलेक्ट्रॉनिक जो n+L ऊर्जा का क्रम जो है वो किस प्रकार से है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ऐसे करके उसके बाद 5s डॉट डॉट डॉट। तो ये ऊर्जा का क्रम है। बाकी हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कैसे है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखिए क्वेश्चन जब करेंगे तो 3D को पहले लेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3D बाद में और 4s पहले आता है। याद रखिएगा, ऐसे आगे भी है ना। तो अफबाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मान लें एक ठो एग्जाम्पल एक ठो कि एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं 1s 2 में, उसके बाद किस में भरते हैं 2s में। अब यहाँ पे आप लोग ना 2s1 लिख के, यहाँ पे 2p6 लिख के, यहाँ पे अगर 3s2 लिख रहे हैं तो बताएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6 2 8 8 1 9 2 11 इलेक्ट्रॉन कितने भरे 11 ही भरे, परंतु क्वेश्चन आप गलत कर दिए हैं यहाँ पे ना, क्योंकि जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं भरेगा तब तक यहाँ पे प्रवेश नहीं करेंगे। हम बता रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल में आपको बताएं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है,
किसने बताया था? अब्बाऊ भाई ने। किसने बताया था? अब्बाऊ ने। ना, तो याद रखिएगा, ये गलत है ना। सही वाला क्या है? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। या ऐसे भी हम आपको बताए हुए हैं, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? नियान, और यहाँ पे 3s1। ऐसे भी हम आपको बताया हुआ। तो अब्बाऊ का नियम। तो दूसरा देखिए, पाउली भाई, पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? इन्होंने बताया था, मतलब इनके अनुसार किसी एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते ना। चारों क्वांटम संख्याओं के मान किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक कक्षक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि उनके n, l तथा m के मान समान होंगे तो उसके यश के मान में क्या पाई जाएगी? भिन्नता ना। क्योंकि अब देखें, दोनों को ज्वाइन करके पढ़ेंगे। एक तो तीसरे वैज्ञानिक है चचा जी हुंड, हुंड का नियम। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना किसने बताया था? हुंड ने। इन्होंने बताया था, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताए हुए हैं, जब हम लोग अभी जब क्वांटम नंबर निकाल रहे थे तभी बताए थे कि हुंड के अनुसार कक्षकों में सर्वप्रथम समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, उसके पश्चात विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। जैसे एग्जाम्पल था, मान लीजिए 3p है, 3p5, तो यहाँ पे क्या, अभी आते हैं वहाँ पे ना 3p5, तो अब यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। अब चौथा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे नहीं भर सकते, ये उल्लंघन कर जाएगा ना। या फिर ऐसे भी नहीं भर सकते, ये भी उल्लंघन कर जाएगा। या फिर तीन कक्षक हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी नहीं भर सकते, गलत हो जाएगा। अगला क्या है? अरे बुद्धि का उपयोग करें, बुद्धि का उपयोग ना, लॉजिक बताते हैं, लॉजिक। पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये। बताएं पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग किसमें भरे हैं? इसमें ना px में। इसको क्या बोलते हैं? px, pz, py कक्षक का ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, इसका मतलब पहले कौन पैदा हुआ है? ये वाला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन ना। तो बताएं अकॉर्डिंग टू पैदाइश ना, बताएं इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले शादी करेगा? कौन सा बच्चा पहले शादी करेगा? जो पहले पैदा हुआ है वो, कि जो बाद में पैदा हुआ है वो? जो पहले पैदा हुआ है, जो बाद में पैदा हुए हैं, अगर वो शादी कर रहे हैं पहले, इसका मतलब वो क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद, केमिस्ट्री की भाषा में ना। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे कर देंगे फिर भी गलत हो जाएगा ना। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे का अर्थ क्या है? फिर समझिएगा लॉजिक। पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, मतलब पहला बच्चा ये, दूसरा बच्चा ये, तीसरा बच्चा ये ना। पहले बच्चे ने शादी की अपोजिट लिंग से, चक्कर कहाँ होगा? अपोजिट होगा, इसका प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ ना। अब दूसरा जो बच्चा है वो किससे शादी किया? बच्चे से ही ना। लड़के ने किससे शादी किया? लड़के से, होमोसेक्सुअल ना। तो ये भी अगर साइंस को देखा जाए तो ये जो होमोसेक्सुअल हैं, क्या ये नेचुरल रूप से बच्चे पैदा कर सकते हैं? क्या फिजियोलॉजिकल फादर या मदर बन सकते हैं ये दोनों अगर आपस में शादी करें? नहीं ना। तो ये भी क्या होंगे? एक्सेप्शनल होंगे, ऐसा होता नहीं ना। अकॉर्डिंग टू हुंड भाई ने बताया था कि ऐसा नहीं होता। अगर आप लड़के हैं तो आप फिजिकल रूप से और बायोलॉजिकल रूप से पिता या माता तभी बन सकते हैं जब अपोजिट लिंग से शादी करेंगे तब। तो ये हुंड भाई ना। तो इन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, उसके पश्चात विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन को भरते हैं ना। अब आ जाए फिर से, ये नियम था हुंड का, याद रखिएगा। अब आ जाए फिर से आप पाउली के पास। तो पाउली भाई ने बताया था कि किसी एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, उसके बाद आप लोग करिएगा। चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि उनके n, l तथा m के मान समान होंगे तो उसके s के मान में क्या पाई जाएगी? भिन्नता। तो देखें, जैसे n का मान कितना है? 4,
L का मान कितना 0, M का मान कितना 0, N का मान कितना 4, L का मान कितना 0, M का मान कितना 0। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और ये पहले इलेक्ट्रॉन। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इधर वाला, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इधर वाला। अब बताएं यस में कई कक्षक होते हैं, एक ठो, तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ना। तो बताएं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 4 होगा, L का मान 0 और M का मान 0, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 4, L का मान 0 और M का मान 0। ये तो होगा ही करेगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यस के मान देखें, यस के मान जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, ये, इसके लिए वैल्यू क्या होगा +1/2, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये, इसके लिए इसका वैल्यू कितना होएगा -1/2 ना। तो ये पावली भाई यही बताए थे कि यदि किसी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं की गणना की जाए तो उनके n, l, m के मान तो समान हो सकते हैं, परंतु उनके s के मान में भिन्नता पाई जाएगी। आप चाहे जिसका निकाल सकते हैं, चाहे जिसका, इसमें भी निकाल के देख सकते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ठो ये है ना, हर मान n के मान भी, m के मान भी, l के मान भी समान आएंगे, परंतु s के मान क्या होंगे, भिन्न होंगे। आप ट्राई कर सकते हैं ना। तो ये आप बाऊ भाई, पावली भाई और हुंड भाई ना। अच्छा, एक ठो और ऊर्जा का केस देख लें। जैसे मान लें कि L का मान समान है, L का मान समान, तो जो ऊर्जा निकाली जाती है वो किसके आधार पर निकाली जाती है, n के मान से। अगर n का मान बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर L का मान क्या हो, सेम ना। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। बताएं सब में L का मान क्या होगा 0 ना, परंतु इसमें n का मान 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 ना। तो बताएं n का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा, बोले तो ये ना। इसी प्रकार क्या 2p, 3p, 4p, 5p एटसेट्रा ना। बताएं p के लिए L का मान कितना होता है 1, तो p के लिए L का मान क्या है, समान है, परंतु n का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो n का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये एनर्जी का क्या बढ़ता है ना। अब एक ठो और क्वेश्चन देख लें, जब सब देख ही रहे हैं तो एक ठो और ना देख लें। जैसे मान लें आपसे क्वेश्चन बोला कि मैग्नीशियम, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है लेकिन टाइप यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैग्नीशियम है, यदि मैग्नीशियम में L बराबर 0 के लिए, मैग्नीशियम में L बराबर 0 के लिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ना, तो सबसे पहले क्या हमें ये मालूम रहना चाहिए कि मैग्नीशियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 ना। बताएं किसके किसके लिए L का मान 0 होगा, इसके लिए L का मान 0 होगा, इसके लिए L का मान 0 होगा और इसके लिए L का मान 0 होगा। मतलब ये बताएं कई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6। तो बताएं मैग्नीशियम में L बराबर 0 के लिए L का कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 6। मैग्नीशियम में L बराबर 0 के लिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 6। अगर बोलता मैग्नीशियम में L बराबर 1 के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, फिर भी कितना होता, 6 ना। एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल, आयरन प्लस टू में L बराबर 2 के लिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगी। तो आए सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसीलिए हम कहते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना, 26। ये आपको मालूम होगा ना, 26। तो बताएं L बराबर 2 किसके लिए होगा, केवल D के लिए होगा। क्या इसके लिए L का मान 2 होगा क्या, इन सब के लिए L का मान कितना होता है, S के लिए L का मान 0 होता है और P के लिए L का मान कितना होता है, 1। तो क्वेश्चन क्या बोला है, आयरन प्लस 2 में
L बराबर 2 के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बताएं, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है? L बराबर 2 के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा? 6। क्वेश्चन समझ रहे हैं? अब जैसे कह देता एग्जाम्पल, पोटेशियम में L बराबर 1 के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, आप लोग जानते हैं, तेज होंगे आप लोग पढ़ने में ना। L बराबर 1, अब L बराबर 1 किसके किसके लिए होगा? 2p के लिए और 3p, ये के लिए L का मान 1 होता है ना। तो बताएं कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये आप बाऊ भाई, पावली भाई और हुंड भाई, हुंड चचा है ना। तो अगला हम लोग देखेंगे अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत और डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो देखिए, तो अगला देखिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था? इन्होंने बताया कि कोई सूक्ष्म कण, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ना, अगर आप उसके स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं, स्थिति बोले तो डेल्टा x की व्याख्या कर रहे हैं, तो उसके संवेग में अनिश्चितता पाई जाएगी, संवेग बोले तो डेल्टा p। और यदि आप उसके डेल्टा p मतलब संवेग की व्याख्या सही कर रहे हैं, तो उसके स्थिति में अनिश्चितता पाई जाएगी। इसका अर्थ ये कि आप एक समय पे केवल एक ही या फिर स्थिति का व्याख्या कर लें या फिर संवेग, क्योंकि एक का व्याख्या करेंगे तो दूसरे में क्या पाई जाएगी? अनिश्चितता। तो इन्होंने एक रिलेशन बताया था, डेल्टा x इनटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन या इक्वल, या फिर ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा किसके? h/4 पाई। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट ना। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा p बराबर क्या होता है? n डेल्टा p ना। तो यहाँ पर लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x इनटू n डेल्टा p। इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं ना, n तो द्रव्यमान और ये वेग ना, इज ग्रेटर देन या इक्वल h/4 पाई। या अब m इधर भी आ सकता है, तो डेल्टा x इनटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन या इक्वल h/4 पाई n ना। तो देखिए यहाँ आपको रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आसान तरीका h/4 पाई करेगा। h प्लांक कांस्टेंट ना 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड ना। तो आप वहां रखिए वैल्यू, आंसर आपको ये प्राप्त होगा ना। तो आप जिस क्वेश्चन अगर करना है ना, सिर्फ यही आपको वैल्यू रखने रहेंगे। एक वैल्यू आपको दिया रहेगा, चाहे संवेग की दिया रहे, चाहे स्थिति दिया रहे, और एक का आपसे पूछे ना। तो इसमें केस क्या बनता है? अगर मान लीजिए डेल्टा x मतलब स्थिति में अनिश्चितता बहुत कम है, तो उसके संवेग में अनिश्चितता बहुत ज्यादा होगा, वेग में अनिश्चितता बहुत ज्यादा होगा। और यदि वेग में अनिश्चितता कम है, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता बहुत ज्यादा होगा ना। ये केस है, याद रखिएगा ना। एक समय में केवल एक का ही व्याख्या आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या? दूसरा डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली का सिद्धांत। इन्होंने इसके बारे में बताया था, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के दैविक प्रकृति बारे में। तो इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर वाले होते हैं, तरंग और कण ना। इलेक्ट्रॉन कणीय प्रकृति के होते हैं और तरंग प्रकृति के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं E = mc² होता है, E = s/λ। तो यहाँ पे क्या है? C क्या हो गया? तो यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा? λ = h = mc। यहाँ पे C के स्थान पे आप वेग है, क्या है? वेग। अरे हाँ, डी ब्रॉगली के अनुसार क्या था? किसी इलेक्ट्रॉन का जब तरंग दैर्घ्य होता है ना, वो संवेग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ना। डी ब्रॉगली के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्घ्य होता है, वो संवेग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पानी। और हम लोग संवेग बराबर जानते हैं mv, संवेग बराबर mv। तो यहाँ पे आप लोग ना C के स्थान पे v शब्द का उपयोग कर सकते ना। उसके बाद क्या? रिलेशन बिटवीन तरंग दैर्घ्य एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये तरंग दैर्घ्य और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, λ = h/√2 n काइनेटिक एनर्जी। m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलो ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। काइनेटिक एनर्जी बोले तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। अब ये क्या? किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर दिया हुआ है, पूछा गया है तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य इक्वल टू क्या? 150 का। ये क्या है? वोल्ट। ये वोल्ट है, इसको वेग में समझिए ना। तो ये हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली। अब इनसे रिलेटेड एक आखिरी एग्जांपल देखें। सबसे पहले इजी एग्जांपल देखते हैं हम लोग ना। तो एग्जांपल देखें,
जैसे मान लें आपसे क्वेश्चन में बोला कि यदि एक कण का भार 10⁻² ग्राम ना तथा उस कण का वेग 10.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो तरंग दैर्घ्य की गणना वेवलेंथ ना। तो बताया क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी तो बात किया है ना तो इलेक्ट्रॉन भी लिखा है। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा क्या, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, mc mv भी लिख सकते हैं ना, तो h मतलब प्लांक कांस्टेंट 6.6 अपॉन m बोले तो द्रव्यमान किलोग्राम में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁵ ग्राम में किलोग्राम में ग्राम करेंगे तो 10⁻⁵ फिर कितना किलो 10⁻², तो यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻², किसमें मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट होंगे तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा 10⁻⁵, तो वहाँ पे कितना बचेगा 6.6 × 10⁻20 ये ना। और इसी का एग्जांपल आओ देखो, यदि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके लैम्डा की, अब आप जाओ यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू h 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड अपॉन 2 × 9.1 × 10⁻31 इनटू काइनेटिक एनर्जी बोले तो 2.5 ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी बोला तो आप यहाँ पे रख दे डायरेक्ट, ये किसमें है वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू √150 अपॉन 2.5, तो 2.5 6000 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे √60, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7 ना। आपको वर्गमूल निकालने का भी तरीका आपको बताते हैं, जैसे मान ले तो किसी का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं ना, किसी का भी xy, ऐसे मान ले √60, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो अब बताएं 7 × 7 = 49 और 8 × 9 = 64, तो अगर 8 वर्गमूल इसका लेंगे तो 64 चले जाएगा, ज्यादा चले जाएगा, हमें कम तक जाना है, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे √49 प्लस 11, 49 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 11 को बाहर रखें, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 7 प्लस 11 22, इसका और जो वर्गमूल ले रहे हैं बटे में उसका डबल कर दें, 7 दूनी 14, तो 14 से 98 109 109 बटे 14, तो 14 से 98 7 आया, कितना बचेगा 11, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ समझो फिर 14 किसी का भी वर्गमूल आप निकाल सकते, ये हम आपको क्या बोलते हैं ऐसे ही बता दी ना, ऐसे बता दी, आप जिनको नहीं मालूम वो करना सीख ना। ये क्या बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ समाप्त होता है। अब इनसे रिलेटेड बोले तो हाइजेनबर्ग और क्या बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, और जो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या बोलते हैं जितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना उनसे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं करने को, आप लोग करिएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समाप्त हो चुका है, अगला लेक्चर जो आना है आपका केमिकल बॉन्डिंग, तो तैयार ना। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फास्ट